टॉपिक रहेगा प्रत्यय। तो प्रत्यय के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो है प्रति और ऐसे मिलकर बना शब्द है, बना शब्द है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा प्रत्यय में प्रति उपसर्ग व अय मूल शब्द है, अय मूल शब्द है। प्रत्यय में प्रति उपसर्ग व अय क्या है? मूल शब्द है। तीसरा प्रत्यय में यण स्वर संधि है, प्रत्यय में यण स्वर संधि है, प्रत्यय में यण स्वर संधि है। फोर्थ यण स्वर संधि प्रत्यय हमेशा शब्दांश के रूप में, शब्दांश के रूप में प्रयुक्त होते हैं। प्रत्यय क्या होगा जी? हमेशा शब्दांश रहेंगे। इसके बाद फिफ्थ प्रत्यय किसी संज्ञा, प्रत्यय किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों के अंत या बाद में, अंत या बाद में लगाए जाते हैं। 6 नंबर प्रत्यय वे शब्दांश हैं, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जिनका कोई अर्थ, प्रत्यय वे शब्दांश है जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय वे शब्दांश है जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। सातवां किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में एक से अधिक किसी शब्द के अंत में एक से अधिक प्रत्यय भी लग सकते हैं। ये जरूरी नहीं है एक ही प्रत्यय हो, एक से अधिक प्रत्यय भी लग सकते हैं। इसके बाद 8वीं कंडीशन, फिर एग्जाम्पल देके इनको प्रूफ करेंगे।
किसी समस्त पद में से, किसी समस्त पद में से मूल शब्द वाला, किसी समस्त पद में से मूल शब्द वाला भाग किसी समस्त पद में से मूल शब्द वाला भाग निकालने पर, किसी समस्त पद में से मूल शब्द वाला भाग निकालने पर, मूल शब्द वाला भाग निकालने पर, भाग निकालने पर शब्द के अंत में जो, शब्द के अंत में जो शेष भाग, शब्द के अंत में जो शेष भाग शब्दांश के रूप में, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में जो शेष भाग शब्दांश के रूप में बचता है, शब्दांश के रूप में बचता है, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, प्रत्यय कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। क्लियर? 9वीं कंडीशन, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। इनमें कर्त प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, तीसरा स्त्री प्रत्यय। कर्त प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कर्त प्रत्यय क्या है जी? धातु क्रिया के अंत में लगाए जाते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द के अंत में लगते हैं। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रत्यय के 3 भेद होते हैं, मूल भेद 2 ही होते हैं। अगर ऑप्शन में 3 नहीं है तो फिर कर्त प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। प्रयोग हम 3 का करते हैं क्योंकि कुछ पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम स्त्री प्रत्यय का भी प्रयोग करते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर, पहला पॉइंट इसको क्लियर करो। प्रति और ए से मिलकर ये शब्द कैसे बनाएं? ये प्रति और ए से मिलकर बना शब्द है,
यहाँ पर इसमें ये प्रति इधर से आपका आए, इसमें हमने क्या ले लिया, इधर छोटा ई इधर ए, ई और ए को मिला के क्या बन गया, यह बन गया। तो यहाँ पर इसमें से तो हमने ये वाला ई लिया, यहाँ से हमने ये ए लिया, ई और ए मिल के क्या बन गया आपका, यह बन गया। बात समझ में आ रही है? ई और ए मिल के क्या बन गया आपका, ये बन गया। तो यहाँ पर जब इसमें से आपने ई लिया तो दोस्तों इधर क्या बच गया आपका, आधा तय, क्योंकि ई आपने यहाँ ले लिया। जब इसने ए का ए इधर ले लिया तो इधर क्या बच गया आपका, ये, और ई और ए को मिला के आपने क्या बनाया, यह बनाया। ऐसे आपका ये शब्द बन गया प्रत्यय। जब किसी शब्द के बीच में यह हो और उससे पहले आधा व्यंजन हो तो वो यण संधि का उदाहरण कहलाता है। जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो यहाँ हमें पता चला कि इसमें प्रति क्या है, उपसर्ग है, और ए का मतलब होता है सृष्टि करना, रचना करना, बनाना। तो प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो पुराने शब्दों से नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर ए का अर्थ ही निर्माण करना, सृष्टि करना या बनाना है। तो प्रत्यय में प्रति उपसर्ग हो गया, प्रत्यय में यण स्वर संधि है, क्योंकि 2 स्वर वर्णों को मेल करने पर जब यह बनता हो तो क्या कहलाता है, यण संधि। जब शब्द के बीच में यह आ जाता हो, उससे पहले आधा व्यंजन हो तो उसे क्या कहते हैं, यण संधि। तो यहाँ पर 3 कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई, 1, 2 और 3, जो कि ये शब्द संरचना से संबंधित थी। प्रत्यय हमेशा शब्दांश होंगे। शब्दांश का मतलब क्या हुआ, पूरा शब्द नहीं होता बल्कि शब्द का एक अंश होता है। शब्दांश जो शब्द बना है, ये शब्दांश शब्द भी ऐसे बना है, ये शब्द और अंश को मिला के बना है। इधर से ए, इधर से भी ए, दोनों मिल के बन गया ये, और ये अनुस्वार यहाँ ले लिया, इसीलिए इसमें यहाँ ये आया है और यहाँ पे लगा है आपका अनुस्वार। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये क्या है आपका, ये आपका शब्दांश है। तो इसमें ये आ कहाँ पे है, ये रहा, और इसमें ये क्या है जी, ये अंश पे जो ये बिंदी थी, अनुस्वार था, ये हमने यहाँ ले लिया। तो पूरा शब्द नहीं होता बल्कि शब्द का क्या होता है, एक अंश होता है। क्या होता है, शब्द का एक अंश होता है। तो प्रत्यय हमेशा शब्दांश होंगे, पूरा शब्द नहीं होगा। प्रत्यय किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों के अंत में। दूसरी बड़ी कंडीशन क्या है कि ये शब्दांश तो थे ही, लेकिन शब्दांश के साथ साथ ये किसी भी शब्द के अंत या बाद में ही लगेंगे। जैसे उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, शब्द के आगे, और प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, शब्द के अंत में। मैं इसको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वर्तनी वाला टॉपिक कराना है। उसके बाद मुझे विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति सम, भिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द युग्म, ये टॉपिक कराने। और ये टॉपिक आपके कब कंप्लीट होंगे, जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो शब्द के अंत तथा बाद में क्या लगेंगे, ऐसे शब्दांश जिनको का खुद का मीनिंग नहीं होता, जिन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश है जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। अब हम यहाँ पे कुछ शब्दों में आपको प्रत्यय लगा के दिखाते हैं। जैसे यहाँ हमने शब्द ले लिया क्रोध। अब कोई आपसे पूछने लगे कि इसमें कोई प्रत्यय है, तो ये तो मूल शब्द है अपने आप में, इससे छोटा कोई शब्द बन ही नहीं सकता, तो इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। लेकिन हमने इसमें इत लगा दिया तो शब्द क्या बन गया, क्रोधित। क्या बन गया, क्रोधित शब्द बन गया। क्लियर। तो यहाँ पे इस क्रोधित में ये तो रहा आपका मूल शब्द, यानी कि किसी का सबसे छोटा रूप, किसी शब्द का सबसे छोटा रूप क्या है आपका, ये। और ये क्या रहा, ये रहा आपका प्रत्यय, जो शब्दांश के रूप में शब्द के अंत में आया था, लेकिन खुद का इसका कोई मीनिंग नहीं था। लेकिन जिसके साथ में इसका प्रयोग किया गया, तो आपको ये ध्यान रखना है, उसका मीनिंग इसने चेंज कर दिया। क्रोध अपने आप में भाववाचक संज्ञा थी, जिसको आप महसूस कर सकते हो लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन इससे आपने क्या बनाया, विशेषण शब्द है। तो भाववाचक संज्ञा से में प्रत्यय लगकर विशेषण का निर्माण प्रत्यय करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और आपका गलत होगा ही, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो वो कहेगा संज्ञा से निर्मित जो विशेषण बताइए कौन सा है, ठीक है, या भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण बताइए कौन सा है, या वो खुद कहेगा कि दिए गए सेंटेंस में वाक्य में संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द का प्रयोग कीजिए। तो आपको ये पता ही नहीं संज्ञा क्या विशेषण क्या। तो ये क्रोध क्या है, आपका भाववाचक संज्ञा जिसको आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, स्पर्श नहीं कर सकते। इसमें हमने इत प्रत्यय का प्रयोग कर लिया, और जब हमने इसमें इत प्रत्यय का प्रयोग किया तो ये शब्दांश था आपका, इससे जो बनाया हमने विशेषण। अब हम यहाँ पर ये प्रयोग करते हैं, इसमें ये तो कह सकते हैं हम क्रोधित व्यक्ति। तो क्रोधित व्यक्ति क्या हो गया, ये अपने आप में विशेषण हो गया क्रोधित, और ये क्या कहलाया आपका, ये कहलाया विशेष्य। विशेष्य क्या है, विशेष्य कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेष्य किसको कहते हैं, या तो वो संज्ञा होगा या फिर वो सर्वनाम होगा, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है। और जो विशेषता को बताने वाला होता है वो क्या है, वो कहलाता है विशेषण। क्लियर। तो यहाँ पे इस क्रोध के साथ व्यक्ति प्रयोग कर सकते हो क्या आप, क्रोध व्यक्ति, तो इसी से आपको पता चलेगा विशेष्य से। तो क्रोध व्यक्ति आप प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ क्रोधी व्यक्ति आपने सुना है, पढ़ा है, लिखा है, तो ये विशेषण हो गया। क्यों, क्योंकि विशेषण हमेशा विशेष्यों के साथ ही प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ क्रोध व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति तो कह सकते हैं। अगर मैं इसके अंतर्गत दूसरा यहाँ प्रयोग करूँ, मैंने यहाँ दोबारा से क्रोध शब्द ले लिया, अब मैं प्रत्यय चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रत्यय चेंज करके मैंने क्या किया, एक इससे नया शब्द बना लिया क्रोधी। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्रोधी छात्र, क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी आदमी, क्रोधी रावण, ठीक है जी। तो ये हमने आदमी का प्रयोग। अब क्रोध आदमी कह सकते हैं क्या, तो नहीं प्रयोग कर सकते। तो यानी कि भाववाचक संज्ञा के साथ आप किसी विशेष्य संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन विशेषण के साथ आप प्रयोग कर सकते हो। किसके साथ कर सकते हो, विशेषण के साथ। तो ये भी चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक टॉपिक को पढ़ते समय ये ध्यान मत रखो कि आप केवल एक ही टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हो। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरी जो क्वेश्चन की वैरायटी बनी, क्या बनी, रिक्त स्थान वाले वाक्य। वो कहेगा दिए गए रिक्त स्थान वाले वाक्य को आप विशेषण शब्द से पूरा कीजिए, या भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द से पूरा कीजिए, या संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द से पूरा कीजिए, या विशेषण से निर्मित संज्ञा शब्द से पूरा कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विशेषण विशेष्य का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको आप चेंज कीजिए, और या फिर आपसे डायरेक्ट वो पूछ लेगा कि इसमें प्रत्यय बताइए कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों हमें क्या करना था, हमें करना था ये कि प्रत्यय क्या है, किसी शब्द के अंत में लगेंगे। प्रत्यय शब्दांश है जिनका खुद का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर ई का और इत का, ई का और इत का, इन दोनों का कोई मीनिंग नहीं है। ये आपके क्या थे, दोनों मूल शब्द थे। तो मूल शब्द में जो हम शब्दांश बाद में जोड़ते हैं, इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन वो दूसरे का अर्थ बदल देते हैं। जो नए शब्द उनसे बनते हैं उनका मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो वो क्या कहलाए अपने आप में। अब यहाँ पे आपने ले लिया प्यारे दोस्तों दूसरा शब्द, यहाँ सुंदर। और सुंदर क्या है, ये विशेषण शब्द है। सुंदर क्या है, ये विशेषण शब्द है। क्लियर। अब इस सुंदर में ता लगाएंगे तो इससे जो नया शब्द बना आपका वो क्या बन गया, वो बन गया सुंदरता। क्या बन गया, सुंदरता। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका विशेषण शब्द है जिसको हम मूल शब्द भी कहते हैं। और ये क्या लगा है इसमें, ये आपका प्रत्यय लगा। और इससे क्या बन गया, इससे बन गया ये संज्ञा शब्द। तो ये विशेषण से निर्मित संज्ञा है। और ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ये क्या बन गई आपकी, भाववाचक संज्ञा बन गई। तो प्रत्यय का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, संज्ञा से विशेषण के निर्माण में और विशेषण से संज्ञा के निर्माण में। तो ये सुंदर आपका विशेषण था। आप सुंदर स्त्री, सुंदर व्यक्ति, सुंदर कार्य, उसमें आप विशेषण का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन सुंदरता स्त्री, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो जिनके साथ विशेष्य संज्ञा सर्वनाम के रूप में आ जाए वो विशेषण कहलाते हैं, और जिनके साथ आप विशेष्य का प्रयोग ना करें उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये विशेषण से निर्मित क्या है आपकी, भाववाचक संज्ञा। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है,
इसमें प्रत्यय लगाएं आपका ता, जिसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हम प्रत्यय का प्रयोग हमेशा शब्द के अंत या बाद में करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यय का खुद का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जिस शब्द के साथ उसका प्रयोग किया जाता है उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो ये थी जी आपकी ये वाली कंडीशन। तो प्रत्यय किसी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों के अंत या बाद में लगाए जाते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश है जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय शब्द के अंत में एक या एक से अधिक प्रत्यय लग सकते हैं। तो यहाँ तक की जो कंडीशन है वो तो गई पूरी हो। अब आ जाओ 7वीं कंडीशन पर, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, एक शब्द हमने ले लिया उपयोग, एक शब्द लिया हमने उपयोगी। उपयोगिता, सामाजिकता, चलो अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि ये शब्द बना है उप और योग से। ये शब्द बना है आपका उपयोग और ई से। ये शब्द बना है आपका उपयोग और ईता से, और ये शब्द बना है आपका समाज एक और ता से। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों इसमें कोई प्रत्यय था ही नहीं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर शब्द में आप प्रत्यय का प्रयोग कर लोगे। जैसे मेरा नाम अरुण है तो अरुण में कोई प्रत्यय नहीं है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर शब्द में कोई ना कोई उपसर्ग हो, कोई ना कोई प्रत्यय हो। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं लाखों की संख्या में जिनमें उपसर्ग प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है उपयोग जो शब्द है उसमें यहाँ उपसर्ग तो है, जो आगे शब्दांश लगता है उसको उपसर्ग है, ये आपका मूल शब्द हो गया। यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, मूल शब्द आपका ये हो गया। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसमें एक उपसर्ग एक प्रत्यय है, ईता के रूप में इसमें दो उपसर्ग नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें ई को अलग ले लेंगे क्योंकि यहाँ ई लगा है, अरे ये तो बड़ी ई की मात्रा है इसीलिए तो वहाँ लगा है, ये छोटी ई की मात्रा तो कोई प्रत्यय ही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये यहाँ पे ता लगा हुआ है तो ये ई मान लेंगे तो गलत है। तो इसमें ईता एक ही प्रत्यय, एक उपसर्ग एक प्रत्यय है, तो वो गलती नहीं करनी। अब समाज में इक लगाएंगे तो यहाँ से शब्द बनेगा सामाजिक। तो सामाजिक में इक प्रत्यय हो गया, लेकिन इसमें एक दूसरा प्रत्यय और लगा हुआ है, ये रहा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब कोई आपसे पूछने लगे कि ये बताइए पारस्परिकता में कितने प्रत्यय हैं। पारस्परिकता में मूल शब्द बताइए क्या है, पारस्परिकता का जो है प्रकृति प्रत्यय बताइए क्या है, अर्थात ये शब्द बने कैसे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, मूल शब्द परस्पर है, आपने पढ़ा है। फिर क्या है, इसमें एक प्रत्यय है। फिर क्या है, इसमें ता है। जब भी प्यारे दोस्तों आप एक प्रत्यय का प्रयोग करते हो तो एक प्रत्यय का नियम क्या है कि आगे वाला जो ए है उसका आ में परिवर्तन हो जाएगा। ये जो आपका क्या है, ये ए जो है इसका आ में परिवर्तन होगा, तो इसी वजह से यहाँ पे ये आ आया हुआ है। तो ये शब्द क्या बन जाएगा आपका पारस्परिक। क्लियर। और चूंकि इसमें बाद में क्या जुड़ा हुआ है, ता जुड़ा हुआ है। भाई इस ए के स्थान पे जो रे में है उसके स्थान पे तो ये ई आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। इस रे में जो है उसके स्थान पे क्या आ जाएगा आपका, उसके स्थान पे आ जाएगा आपका ये वाला ई। और जो ये ए था उसके स्थान पे क्या आ गया आपका, ये आ गया, क्योंकि एक प्रत्यय लगने पर छोटा बड़ा बन जाता है, वो बताएंगे। इसके बाद इसमें क्या लगा है, ता भी लगा है पारस्परिकता में।
तो समाज में जब आप यहाँ पे ता लगाओगे तभी तो सामाजिकता बनेगा। तो इसके अंतर्गत 2 परतें हैं, इसके अंदर भी 2 परतें हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हैं, सर हमारा डाउट्स कैसे पूरा होगा। डाउट्स तो तब पूरा होगा जब आप पढ़ोगे। आज जब पढ़ ही नहीं रहे हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, टॉपिक स्टार्ट हुआ नहीं उससे पहले डाउट हो जाते हैं, टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं उससे पहले आपके डाउट शुरू। तो जब आप ध्यान से चीज़ों को सुनोगे, समझोगे और मौका दोगे टीचर को कुछ बताने का, तो आपके डाउट्स ना तो बनेंगे ना आपको पूछने की आवश्यकता है। क्लियर। तो ये क्या कहलाया जी, आपका एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो रहा है। यहाँ पे ये वाला 7वां, किसी शब्द के अंत में एक से अधिक प्रत्यय भी लग सकते हैं, जरूरी नहीं उसमें एक ही प्रत्यय हो, ठीक है, जरूरी नहीं उसमें एक ही प्रत्यय हो। किसी समस्त पद में से मूल शब्द वाला भाग निकालने पर शब्द के अंत में जो शेष भाग शब्दांश के रूप में बचता है, जिसका कोई अर्थ ना हो, प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय की डेफिनेशन, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्त प्रत्यय जो धातु अर्थात क्रिया वर्ब में लगते हैं, दूसरे तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं, और तीसरे पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण करते हैं। अब आपको एक प्रत्यय की कंडीशन, सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय, सभी प्रत्ययों में एक प्रत्यय है जिसका आप बहुत अधिक प्रयोग करते हो, एक प्रत्यय का नियम। एक प्रत्यय का नियम क्या है जी? एक प्रत्यय का नियम, यदि शब्द के आरंभ में, यदि शब्द के आरंभ में, यदि शब्द के आरंभ में ए है तो इसका परिवर्तन आ में हो जाता है। यदि शब्द के आरंभ में ई, बड़ा ई, शब्द के आरंभ में छोटा ई हो, बड़ा ई हो, आई है, तो इनका परिवर्तन किस में हो जाएगा? आई में हो जाएगा। यदि शब्द के आरंभ में छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ है, तो इनका परिवर्तन औ में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। ये आपका आ हो गया, ठीक है जी, ये आपका आई हो गया और ये आपका औ हो गया। शब्द के आरंभ में ए, छोटा ई, बड़ा ई, आई, ऊ, औ है तो उन तीनों में बदल जाता है। अब कैसे बदलेगा, यहाँ देखो, यहाँ पे हमने शब्द ले लिया सामाजिक, रासायनिक, शारीरिक, पारस्परिक। कैसे करेंगे जी?
मूल शब्द समाज में एक लग गया, मूल शब्द रसायन में एक लग गया, मूल शब्द शरीर में एक लगा, मूल शब्द परस्पर में एक लग गया। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो गया जी, यहाँ पे जब एक प्रत्यय आया तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर ए है, इसके अंदर भी ए है। तो ये जो शब्द के आरंभ में जो ए है, ये वाला जो शब्द के आरंभ में, इसके स्थान पे ये आ हो गया। शब्द के आरंभ में जो ये रे में ए है, इसके स्थान पे आ हो गया। शब्द के आरंभ में जो ये ए है, आधा से और ए से मिलके बना है, आ हो गया। शब्द के आरंभ में जो ये ए है, इसके स्थान पे आ हो गया। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो आपका ई है, तो इस वाले ई के स्थान पे ये हट जाएगा, ये गायब हो जाएगा। इसका क्या होगा, जय के साथ जो ए है इसका लोप हो जाएगा। लोप होने का मतलब क्या है, गायब होना। लोप होने का मतलब क्या है, गायब होना। ये गायब हो जाएगा इसके स्थान पे, क्योंकि किसी भी व्यंजन में एक ही स्वर आ सकता है, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ ई। तो ये वाला जो ई आ गया जय के साथ में, इसमें भी ये वाला ई आ गया, ये वाला, इसमें भी ये वाला ई आ गया, और इसमें भी ए के स्थान पे ये क्या आ गया, ई आ गया। ये एक प्रत्यय के नियम है। ये क्या है, एक प्रत्यय के नियम। तो पहले वाले ए का आ में परिवर्तन, बाद वाले का लोप होकर ए के स्थान पर ई का प्रयोग, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ शब्द आ गया नैतिक, दैनिक, नैतिक दैनिक, औपनिवेशिक, औपचारिक, औपचारिक। यहाँ पे आओ जी, ये कैसे बना है, नीति और एक। ये कैसे बना है, दिन और एक। ये कैसे बना है, उपनिवेश और एक। और ये कैसे बना है, उपचार और एक का प्रयोग। अब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें बड़ा ई है, ये वाला, इस बड़े ई के स्थान पे क्या हो गया, आपका आई हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ छोटा ई है, इस छोटे ई के स्थान पे क्या हो गया, आपका आई हो गया। यहाँ पर छोटा ऊ है, इसके स्थान पे क्या हो गया, आपका यहाँ औ हो गया। यहाँ पे छोटा ऊ है, शब्द के आरंभ में छोटा ऊ है, इसके स्थान पे क्या हो गया, औ हो गया। और ये जो ई आया है, ये तो आपको पता है, ये वाला ई है, यहाँ पे ये वाला ए गायब होके इसमें क्या आ गया, यहाँ ई आ गया। इसमें भी क्या हो गया, यहाँ दिन में ए गायब करके ई आ गया, इसमें भी क्या हो गया। और ये कंडीशन वो ये है, यदि छोटा ई आए या फिर आई आए या ये बड़ा ई आए, तो उसका क्या हो गया, यहाँ पे इस बड़े वाले ई में इसकी मात्रा कितनी होती है, 2 मात्रा होती है। इसकी मात्रा कितनी होती है, इसकी भी मात्रा 2 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों की 2 ही मात्रा होती है। तो छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए या ऊ आ जाए,
ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे शब्द आता है उद्योग, और उस उद्योग से क्या बन जाएगा, यहाँ शब्द आ गया आपका उद्योग, इसमें एक प्रत्यय लगाओगे तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा औद्योगिक। क्यों बन गया इससे औद्योगिक, क्योंकि इस वाले ऊ के स्थान पर ये वाला ऊ हो जाता है। इस छोटे ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, बड़े वाले ऊ का प्रयोग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसे इसमें हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे किस में हुआ है, इसमें हुआ है। नीति में जो ये बड़े वाला ई था, इसके स्थान पे क्या आ गया, यहाँ दो मात्रा आ गई। इसमें क्या आ गई, अब इसके स्थान पे ये होगा तो इसकी मात्रा कितनी है, दो मात्रा। ये छोटे वाला ई था, इसके स्थान पे क्या आ गया, दो मात्रा दैनिक है। ये छोटा ऊ था, ऊ में परिवर्तन हो गया, इसी वजह से यहाँ क्या है आपका, ये दो मात्रा औपनिवेशिक। ठीक है, यहाँ उपचार में इक लगाएंगे तो इस वाले ऊ के स्थान पे क्या हो गया आपका, औपचारिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके एक के नियम। अगर ये समझ में आ गए हो, सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और इसके बाद प्यारे दोस्तों हमें इनके भेद को पढ़ना है। प्रत्यय के जो भेद है वो कितने हैं, प्रत्यय के भेद, मूल भेद 2 और कुल भेद 3। प्रयोग कितने भेदों का करते हैं, प्रत्यय के 3 भेदों का। यहाँ पे लिखना है, प्रत्यय के मूल भेद 2। ठीक है जी, प्रत्यय के कुल भेद 3। जब वो मूल भेद की बात करता है तो आप क्या लिखोगे, मूल भेद कर्त प्रत्यय, और दूसरा क्या है, तदित प्रत्यय। ये दो ही है। जब कुल भेद की बात करता है तो तीसरा क्या है, तीसरा है स्त्री प्रत्यय, जिसका प्रयोग आप करते आए हो। ठीक है जी, यहाँ पे है आपका पहला कर्त प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कर्त प्रत्यय। कहाँ प्रयोग होगा, कर्त प्रत्यय का प्रयोग धातु अर्थात क्रिया के, धातु अर्थात क्रिया के बाद या अंत में किया जाता है। दूसरा कर्त प्रत्यय से बने शब्द, कर्त प्रत्यय से बने शब्द करदंत कहलाते हैं। कर्त प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, करदंत कहलाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, मूल शब्द, यहाँ क्या होगा, कर्त प्रत्यय। इस मूल शब्द को क्या कहेंगे हम, धातु क्रिया। इसके बाद क्या होगा, मूल शब्द के बाद में शब्दांश। इस शब्दांश को क्या कहेंगे हम, कर्त प्रत्यय। इससे क्या बनेगा, करदंत शब्द। इससे क्या बनेगा, करदंत शब्द। करदंत शब्द को क्या कहेंगे हम, नया शब्द। क्या कहेंगे, नया शब्द। तो कैसे होगा जी,
धातु लगाओ यहाँ पे, ठीक है। लिख आवट, इससे क्या बन गया, नया शब्द लिखावट, ठीक है। पी और अक्कड़, इससे नया शब्द क्या बन गया, पियक्कड़। यहाँ पे क्रीड़, खेल क्रिया आड़ी, इससे बन गया खिलाड़ी। यहाँ पे तैर क्रिया आँख, इससे बन गया तैराक। पढ़ आई, इससे बन गया पढ़ाई। जा, इससे बन गया जा, एनीथिंग। ये सब क्रियाएं हैं, इनको हम धातु भी कहते हैं, इनको वर्ब भी कहते हैं। ये सारे के सारे शब्दांश हैं, और ऐसे शब्दांश जिनका खुद का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब ये किसी के अंत में लगते हैं तो उसका अर्थ बदल देते हैं। इसका अर्थ क्या है, अब अर्थ बदल देते हैं। ये सारे के सारे करदंत शब्द हैं। तो करदंत शब्द किससे बनते हैं, धातुओं अर्थात क्रियाओं में प्रत्यय लगकर, ठीक है। तो कर्त प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाएंगे, करदंत कहलाते हैं। तो ये करदंत शब्द कैसे बना है, इसको देखो। करदंत शब्द कैसे बना है, ये वाला है करदंत। सबसे पहले ये क्या कंडीशन थी, ये कर्त और अंत से मिलके बना है। ये किससे मिलके बना है, कर्त और अंत से। यहाँ पर ये प्रत्येक वर्ग का पहला अपने में किस में बदल जाता है, तीसरे में। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी, ये तीसरी। तय का दय में परिवर्तन, तय का दय में परिवर्तन। हेलो जी, नमस्कार सर। अब एक बाकी को भिजवा दे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या है जी, तय के बाद है नियम क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। तय के अंदर तय थे दय दय आता है, तो दय क्या है, तीसरा है, तो पहला तीसरे में बदल गया। ये आधा दय और ए मिल के क्या बन गया, पूरा दय। तो ऐसे बना, कर्त और अंत से मिल के क्या बना है आपका, करदंत शब्द। तो जो धातुओं से शब्द बनते हैं, जो क्रियाओं में प्रत्यय लग के शब्द बनते हैं, तो वो क्या कहलाया आपका, करदंत शब्द कहलाया। क्लियर। तो ये था आपका यहाँ पर पहले वाला। इसके बाद दूसरा जो है आपका क्या है, तद्धित प्रत्यय। दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण
संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में तदित प्रत्यय लगते हैं या लगाए जाते हैं। तदित प्रत्यय से बने शब्द, तदित प्रत्यय से बने शब्द तदित प्रत्यय से बने शब्द तदिदांत, तदित प्रत्यय से बने शब्द तदिदांत कहलाते हैं। तदित प्रत्यय से बने शब्द तदिदांत कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने शब्द ले लिए। यहाँ शब्द जिसको आप क्या कहोगे, मूल शब्द। मूल शब्द के बाद में आप क्या लगाओगे, शब्दांश। इन शब्दांश को क्या कहोगे, तदित प्रत्यय। इनसे क्या बनेगा, तदिदांत शब्द। और ये तदिदांत शब्द क्या क्या लाएगा, नया शब्द। ये तदिदांत क्या क्या लाएगा, नया शब्द क्या लाएगा। इसमें मूल शब्द हो गया जी आपका, हमने शब्द ले लिया बच्चा, इसमें पन लगाया, शब्द बन गया बचपन। हमने शब्द ले लिया जवान, इसमें ई लगाया, इससे शब्द बन गया जवानी। हमने शब्द लिया बूढ़ा, इसमें आपा लगाया, इससे हो गया बुढ़ापा। हमने यहाँ शब्द लिया अपना, इसमें पन लगाया, अपनापन। ममता, इससे बन गया ममता। यहाँ पे शब्द लगाया हमने मधुर, इसमें ता प्रत्यय लगाया, इसमें क्या हो गया, मधुरता। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे संज्ञा शब्द थे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे सर्वनाम शब्द थे। और ये शब्द क्या था जी, ये शब्द था आपका विशेषण। ऐसे सुंदर में ता लगाएंगे सुंदरता है, अच्छा में लगाएंगे उत्तम में लगाएंगे ता उत्तम था, अच्छा में आई लगाएंगे तो अच्छाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगाए। इन शब्दांशों का जो शब्द के अंत में लग रहे हैं इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए इनको हम प्रत्यय कहते हैं। ये आपके तीनों संज्ञा शब्द थे, जिससे बचपन जवानी बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा बने। यह बच्चा जवान बूढ़ा ये जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। यहाँ पे मम मतलब मेरा होता है, यहाँ पे क्या है, सर्वनाम से आपने क्या बना लिया, ममता भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अपना में पन लगाया तो अपनापन है।
यहाँ ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और ये किससे बनी है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे, इनमें से आप किसी को भी स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तो ये क्या है, ये सारी की सारी भाववाचक संज्ञा है। तो किस तरीके से संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रियाओं से आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। उधर लिखावट भी भाववाचक संज्ञा थी, तो वो भी प्यारे दोस्तों आपको इसी के माध्यम से सीखनी है। और बहुत क्वेश्चंस ये आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सबसे पहले मैं तो बता ही चुका हूँ आपको सिलेबस। ठीक है, लेकिन आपको भी अपना सिलेबस लिख कर जरूर रखना चाहिए। तो यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में हम तदित प्रत्यय लगाए और उनसे हमने नए शब्दों का निर्माण कर लिया। और वे नए शब्द क्या थे, भाववाचक संज्ञा। अब इसमें बच गया जी आपका एक स्त्री प्रत्यय। कौन सा बच गया, स्त्री प्रत्यय, जिसको करेंगे हम कल वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो कल पढ़ेंगे हम स्त्री प्रत्यय के बारे में और उसके बाद में फिर एक नया टॉपिक लेंगे हम, वर्तनी। तो पहले इनके कुछ एग्जाम्पलों को हम देखेंगे और उसके साथ साथ प्यारे दोस्तों फिर आगे की जो इन पर डिपेंड रहने वाले टॉपिक हैं उनको देखेंगे। शाम को एक बड़ी क्लास होगी आपकी, ये ध्यान रखना है। और वो क्लास है आपकी शब्दावली की क्लास है। ठीक है, तो शब्दावली के अंतर्गत मैं आपको रिवीजन कराऊंगा क्वेश्चंस की तमाम वेराइटी। ठीक है, लोप का मतलब होता है गायब होना, छिप जाना। लोप किसे कहते हैं, गायब होने को, छिप जाने को। ठीक है जी जी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं कल आपको बताऊंगा वर्तनी के बारे में और प्रत्यय के तीसरे भेद स्त्री प्रत्यय के बारे में। धन्यवाद।